प्यारे विद्यार्थियों, आज एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट अर्थात नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का अपन स्टडी करेंगे। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में टेपिटम के फंक्शंस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन का अध्ययन किया है। जैसा कि आपको पता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनते हैं, अर्थात बनने वाले सभी लघु बीजाणु अगुणित होते हैं। अब ये अगुणित जो हैप्लॉइड जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर एंथर में इंटैक्ट रहते हुए ही अब नेक्स्ट स्टेज में इसमें पुनः डिवीजन स्टार्ट होता है उसके न्यूक्लियस में। और इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के पश्चात स्पोर टेट्राड का निर्माण होता है और ये स्पोर टेट्राड इनिशियल स्टेज में कैलोस नामक उत्तक से जुड़े हुए रहते हैं, परंतु टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा कैलेज एंजाइम के स्त्रावण से कैलोस उत्तक का पदार्थ का विघटन होता है, जिससे कि प्रत्येक लघु बीजाणु है वो सेपरेट होता है और ये अपनी गोलाकार या अंडाकार अवस्था में आ जाता है। अब ये माइक्रोस्पोर जितने भी हैं, ये माइक्रोस्पोर जिसमें एक अगुणित केंद्रक है और कोशिका द्रव्य है और इसमें दो प्रकार की इसकी झिल्लियाँ हैं। एक इंटाइन है, अंदर की ओर झिल्ली है, वो अंतःचोल कहते हैं इसे हिंदी में, और एक है बाह्यचोल जिसे एक्साइन कहते हैं। तो एक्साइन, इंटाइन और सेंटर में साइटोप्लाज्म के सेंटर में न्यूक्लियस है। ये सारे माइक्रोस्पोर जो है, ये माइक्रोस्पोर परागकोश के अंदर रहते हुए अब ये डिवीजन उसमें न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि 70% जो एंजियोस्पर्म प्लांट है मोस्टली सोलेनेसी है, रोजेसी है, बेटुलेसी है, इस प्रकार की पादप कुलों में बाइसेलुलर स्टेज में पॉलिनेशन होता है। अर्थात जैसे ही यंत्र का डाइसेंस होता है तो माइक्रोस्पोर है वो दो कोशिकी अवस्थाओं का होता है, जिसमें एक बड़ी आकार की कोशिका जिसे वेजिटेटिव सेल या कई कोशिका या उसे ट्यूब सेल भी कहते हैं, नलिका कोशिका, और दूसरी जो स्मॉल सेल होती है जिसे जनन कोशिका या जनरेटिव सेल कहते हैं। ये दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो अब देखिए जो माइक्रोस्पोर है लघु बीजाणु, इसमें फर्दर जब डिवीजन होता है, उसका न्यूक्लियस जब माइटोटिक डिवीजन के पश्चात ये डिवाइड होता है, तो ये टू सेलुलर स्टेज का जो माइक्रोस्पोर है ये नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। और मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में टू सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन है वो संपन्न होता है। आगे का जो प्रोसेस है वो स्टिग्मा पर पहुंचने के पश्चात, पोलन ग्रेन के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात जो है वो जनरेटिव सेल पुनः विभाजन के पश्चात नर युग्मकों का निर्माण करती है। तो यहाँ पे अपन जो नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन है उसको अपन दो दृष्टि से देख सकते हैं। एक स्व स्थान है इन सिटू, यानी कि पोलन सैक में रहते हुए माइक्रोस्पोर है वो जर्मिनेशन के द्वारा वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनाता है। और सेकंड स्टेज जो है जिसमें परागकोश पाली के स्फोटन के द्वारा डाइसेंस के पश्चात जब परागण की प्रक्रिया होती है और जो माइक्रोस्पोर है वो जब कॉम्पिटिबल स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो वहाँ पे यदि वो कॉम्पिटिबल स्टिग्मा है तो वहाँ पे ये नेक्स्ट जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होकर के मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा आपके ट्यूब जो सेल है या वेजिटेटिव सेल है वो ट्यूब का पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं, पराग नलिका का निर्माण करते हैं। तो ये आगे की प्रक्रिया जो है तो इसे दो चरणों में अपन स्टडी करेंगे। और कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट है जिसके 30% जो है अगर उसकी बात करते हैं अपन, तो उसके अंदर 3 सेल्ड स्टेज के अंदर पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके अंदर जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन भी पोलन सैक के अंदर ही होता है और 3 सेल्ड स्टेज के अंदर पॉलिनेशन है वो संपन्न होता है। और जिसके अंतर्गत आपके ये फैमिली जो सोलेनेसी नहीं, ये ब्रेसिकेसी फैमिली है और इस प्रकार के फैमिलीज के अंदर मोस्टली ये पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेल गैमेटोफाइट के परिवर्तन जो है उसकी संरचना का स्टडी है वो 3 चरणों में करते हैं। और यहाँ पे
लघु बीजाणु जो है माइक्रोस्पोर मियोसिस के दौरान जो बन रहे हैं, लघु बीजाणु का आकार क्या है, संख्या क्या है, उसका आवरण कैसा है। तो लघु बीजाणु का अगर अपन शेप की बात करते हैं तो लघु बीजाणु का शेप मोस्टली स्फेरिकल होता है, गोलाकार शेप में होते हैं, परंतु कई कई ये अंडाकार शेप या चपटे या अलग अलग प्रकार के होते हैं। और उनकी जो संख्या जो है, उनकी संख्या की अगर बात करते हैं तो जो एयर पॉलिनेटेड जो प्लांट है, एयर जिसमें एयर पॉलिनेशन होता है, यानी कि एनिमोफिली जिसमें पाई जाती है, एनिमोफिली मोस्टली ग्रासेस में होती है। तो ऐसे पादपों के अंदर माइक्रोस्पोर की संख्या, लघु बीजाणुओं की संख्या अधिक होती है और उसका साइज है वो छोटा होता है। और उनकी जो सतह है वो आपके मोस्टली चिकनी होती है, स्मूथ होती है या सपाट होती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं यदि इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो प्लांट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में इंसेक्ट पॉलिनेशन जिसे एंटोमोफिली कहते हैं, तो एंटोमोफिलस प्लांट में माइक्रोस्पोर का साइज है, जैसे अपन जर्मिनेटिंग जो माइक्रोस्पोर है जो कि पॉलिनेशन के समय 2 सेल्ड या 3 सेल्ड स्टेज का होता है, तो ये जर्मिनेटिंग जो माइक्रोस्पोर है उसको अपन पोलन ग्रेन कहते हैं। ये जो नाम है पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन जिसे परागकण कहते हैं। एक है माइक्रोस्पोर जिसे लघु बीजाणु कहते हैं। तो लघु बीजाणु में जब फर्दर डेवलपमेंट होता है और ये वेजिटेटिव या जनरेटिव सेल या मेल गैमेट बनाता है, तो ये जर्मिनेटिव पोलन ग्रेन कहलाता है और माइक्रोस्पोर कहलाता है, और उसे अपन परागकण कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो एंजियोस्पर्म प्लांट है और इंसेक्ट पॉलिनेटेड जितनी भी फैमिलीज है, उन पादपों के अंदर परागकणों की संख्या जो है वो कम होती है और उनका साइज बड़ा होता है। और अगर उसकी संरचना की बात करते हैं तो उसमें एक्साइन जो होती है वो स्पाइनी होती है। इसके अलावा इसकी बाह्य जो चोल होती है, जो एक्साइन होती है, उसकी सतह है वो खुरदरी होती है। अलग अलग स्कल्पचर इसमें पाए जाते हैं। साथ ही ये हल्के पीले कलर के होते हैं जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है, क्योंकि उसकी सतह पर एक तेलीय पदार्थ जो है वो पोलन कीट पाया जाता है। जैसा कि आपको पहले बताया था, पोलन कीट का निर्माण भी टेपेटम की कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो पोलन कीट के कारण जो ये माइक्रोस्पोर जो है इंसेक्ट पॉलिनेटेड वो हल्के पीले कलर के दिखाई देते हैं। और ये पोलन कीट जो है उसका मुख्य कार्य जो है वो पराबैंगनी किरणों का, क्योंकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है उसमें जैसे ही वो एक एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं या दूसरे प्लांट तक है, तो पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है, शीत है, इसके अलावा अगर ड्राइनेस है, तो ये जितनी भी विषम परिस्थितियाँ हैं उससे ये पोलन कीट है वो इस परागकण को बचाता है। तो ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट के अंदर पोलन कीट पाया जाता है। परागकणों की साइज बड़ी होती है और संख्या कम होती है वायु परागित पादपों की तुलना के अंदर। इसके अलावा अगर अपन कोट की बात करते हैं, आवरण की, तो आवरण जो होता है वो माइक्रोस्पोर के अंदर आवरण आपके दो होता है, वो भी माइक्रोस्पोर है। तो इसमें एक एक्साइन है जिसे बाह्य चोल कहते हैं और दूसरी आपके इंटाइन है जिसे अंतःचोल कहते हैं। यहाँ पे एक्साइन और इंटाइन जो है इसका केमिकल स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। इंटाइन जो होती है वो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। इंटाइन इज मेड ऑफ पेक्टोसेलुलोज और एक सिंपल परत के रूप में होती है। और इसके अलावा यदि बात करते हैं अपन एक्साइन की, तो ये एक्साइन जो होती है ये हाईली स्कल्पचर होती है, यानी कि उसमें अलग अलग प्रकार के वेरिएशंस पाए जाते हैं, ऑर्नामेंटेशन। तो ये एक्साइन जैसा कि आपको पहले बताया था कि टेपेटम की कोशिकाओं से एक पदार्थ और प्राप्त होता है जिसे यूबिस बॉडीज कहते हैं। और यूबिस बॉडीज कैसे बनती है, जिसमें प्रो यूबिस बॉडीज के अंतर्गत जब स्पोरोपोलेनिन, ये हमने आपको बताया था स्पोरोपोलेनिन, ये पदार्थ जो होता है ये आपके प्रतिरोधी प्रकृति का होता है। ये प्राकृतिक जितने भी फोर्सेज है उसके प्रति ये रेजिस्टेंट होता है, प्रतिरोधी क्षमता दर्शाता है स्पोरोपोलेनिन, यानी कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से ये प्रोटेक्शन करता है। और ये स्पोरोपोलेनिन जो है वो आपके प्रो यूबिस बॉडीज के साथ मिलकर यूबिस बॉडीज का निर्माण करते हैं। और इसके पश्चात माइक्रोस्पोर की जो बाह्य भित्ति होती है एक्साइन, उसके अंदर इसका जमाव होता है जिससे कि इसकी थिकनेस बढ़ती है माइक्रोस्पोर की, जिस प्रकार से जिसके कारण ये माइक्रोस्पोर है वो विषम परिस्थितियों में अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है स्पोरोपोलेनिन के कारण। तो एक्साइन जो होती है ये एक्साइन मोस्टली आपके क्यूटेनियस सब्सटेंस जैसे स्पोरोपोलेनिन
होती है। और एंजाइम जो होती है इसको पुनः दो भागों में डिवाइड करते हैं आपके। एंजाइम जो है इसको एक तो एक्ट एंजाइम और एक इंट एंजाइम और एक्ट एंजाइम। एक्ट एंजाइम और इंट एंजाइम, यानी कि एंजाइम है उसमें भी आंतरिक भाग की एंजाइम और बाह्य भाग की एंजाइम। अब जो एक्ट एंजाइम जो होती है, एक्ट एंजाइम यानी कि जो बाह्य भाग की जो एंजाइम है बायोजोल, इसके पूर्ण 3 भाग होते हैं। इसे अपन एक बैकुलम है, एक टेक्टम है और तीसरा फुट लेयर, ये कहलाते हैं। अगर इसमें अपन संरचना इसमें बनाते हैं तो इसके अंतर्गत ये आपके इस प्रकार से ये संरचनाएं होती है। और ये ऊपर का जो भाग होता है जो स्पाइनस टाइप से वो टेक्टम है, ये उभार के रूप में होता है। इसके बाद में बड़े बड़े जो बॉक्स होते हैं बीच में, ये बैकुलम है, इसमें ये दरारें हैं। और बेसल जो लेयर है नीचे वाली वो उसकी फुट लेयर कहलाती है। और इसके नीचे क्या है, इंटाइन है, ये इंटाइन है और ये आपकी क्या है अच्छा, इसके नीचे इंटाइन के नीचे ये आपके एंड एक्टाइन है, एंड एक्टाइन और एक्ट एंजाइम। एक्टाइन के दो भाग, एक्ट एंजाइम और एंड एंजाइम। तो सबसे नीचे कौन सी है, इंटाइन के ऊपर कौन सी है, एंड एंजाइम, उसके ऊपर एक्ट एंजाइम। अब एक्ट एंजाइम के 3 भाग हो गया, सबसे नीचे फुट लेयर है, इसके ऊपर बैकुलम है और सबसे ऊपर टेक्टम है। अब अपन बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो सबसे बाहर कौन सी होगी, टेक्टम। टेक्टम जो होती है उसमें मोस्टली पोलन कीट और ये पदार्थ पाए जाते हैं। और उसके नीचे बैकुलम जो होता है इसके अंदर स्पोर पोलन न्यूबिस बॉडीज पाई जाती है। इसके नीचे आपके फुट लेयर और फिर ये तीनों मिलकर एक्ट एंजाइम होगी। इसके नीचे एंड एंजाइम और उसके नीचे इंटाइन होती है। इंटाइन जो है वो पेक्टोसेलुलोज पदार्थों की बनी होती है। और देखिए ये जो इंटाइन जो होती है, ये इंटाइन के सब पूरा जो साइटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लाज्म है, उसको सराउंड किए रहती है इंटाइन। तो ये जो इंटाइन है, ये इंटाइन ही पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। इंटाइन समेत जो पूरा साइटोप्लाज्म है, जो कि आपका सबसे पहले वेजिटेटिव सेल है, ये ही आपके पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। और इसके अलावा फिर अपन बात करते हैं ये बाह्यचोल और आंतरिक चोल के अलावा, कि जो बाह्यचोल होता है, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ प्लांट में बाह्यचोल जो होता है वो थिन लेयर का होता है या रिड्यूस्ड होता है। और ये मोस्टली मोनोकॉट के प्लांट जो होते हैं, मोनोकॉटिलिडन्स में, इसमें एक जगह ऐसी होती है माइक्रोस्कोप के चारों तरफ जहाँ पे एक्टाइन है वो एब्सेंट होती है या रिड्यूस होती है, और उसको जर्म पोर के नाम से जाना जाता है। जर्म पोर या उसे कॉलपेट भी कहते हैं, जर्म पोर को कॉलपेट भी कहते हैं। तो अगर एक जर्म पोर है तो उसको कहेंगे मोनोकॉलपेट। ये कंडीशन क्या कहलाती है, मोनोकॉलपेट। तो मोनोकॉटिलिडन्स प्लांट में जर्म पोर एक होता है, यानी कि माइक्रोस्पोर क्या होता है या पोलन ग्रेन है वो मोनोकॉलपेट होता है। इसके विपरीत अगर डाइकोटिलिडनस प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ केस में जो जर्म पोर है वो 3 की संख्या में होता है, तो ये कहलाता है ट्राइकॉलपेट। ये जर्म माइक्रो पोलन ग्रेन ट्राइकॉलपेट कहलाता है। यानी कि इसमें 3 जो पाए जाते हैं जर्म पोर पाए जाते हैं, तो ये ट्राइकॉलपेट कहलाता है। तो ये आपके बाह्य संरचना और उसके आवरण के बारे में हो गया, लघु बीजाणु का आकार संख्या क्या है। और अगर अपन उसका साइज की बात करते हैं तो एक मायोसोटिस स्पेल्टिस होता है, उसमें सबसे छोटे आकार के माइक्रोस्पोर जो होते हैं, जिसमें 20 माइक्रोमीटर के होते हैं। और मिराबिलिस जल्लापा जो होता है, जैसे मिराबिलिस जल्लापा जो है, इसमें आपके 200 माइक्रोमीटर के जो होते हैं माइक्रोस्पोर होते हैं, सबसे बड़े आकार के होते हैं। इसके बाद में फिर अपन बात करते हैं कि कायिक व जनन कोशिका का कैसा निर्माण होता है। जैसा कि आपको बताया गया है कि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में 70% केसेस में एंथर के अंदर रहते हुए माइक्रोस्पोर के अंदर डिवीजन होता है। यहाँ पे माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड है, और उसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस में माइटोसिस होता है। और ये माइटोसिस होने से पहले कुछ परिवर्तन होते हैं कि माइक्रोस्पोर है उसका साइज बड़ा हो जाता है। पहली बात, ये माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर में ये देखिए इसकी संरचना है माइक्रोस्पोर की, ये अभी एंथर के अंदर ही है। सबसे बाहर ये एक्साइन है। अब ये सभी मिलाकर ये एक्साइन की संरचना है। और इसके अलावा ये मान लो जर्म पोर भी है यहाँ पे एक जगह, इसको आप दर्शा सकते हो 1-2 जगह। ये जैसे जर्म पोर है, जर्म पोर एक्साइन, इसके अंदर एंटाइन है, एंटाइन से
सराउंडिंग ये पूरा साइटोप्लाज्म है और उसमें ये सेंटर में न्यूक्लियस है। इसके अलावा छोटे छोटे इसमें वैक्यूल होते हैं स्टार्ट में। अब जैसे इसका साइज बड़ा हो गया, यहाँ पे ये साइज बड़ा हो गया, तो साइज बड़े होते दो परिवर्तन आएंगे। सबसे पहले तो छोटे वैक्यूल मिलकर के एक बड़ी वैक्यूल का निर्माण करेंगे, तो इसको वैक्यूलेशन की प्रक्रिया कहते हैं। आपके रिक्तिका भवन, रिक्तिका भवन होने के कारण जो न्यूक्लियस जो सेंटर पोजीशन पे है, ये आपके यहाँ पे वॉल की तरफ इंटाइन की तरफ खिसक जाएगा साइड में और इसकी रिक्तिका बड़ी साइज की हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कार्य स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद में फिर इस न्यूक्लियस में हैप्लॉइड माइटोसिस होता है, जिसके द्वारा दो केंद्रकों का निर्माण होता है। अब उसमें एक केंद्रक जो होता है वो साइज में बड़ा है, ये सेंटर की ओर खिसक जाता है। जैसे ही इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है तो ये रिक्तिका पुनः विलुप्त हो जाती है और उसके बाद में एक न्यूक्लियस सेंटर की ओर रहता है और एक जो कम एक्टिव न्यूक्लियस वो आपके वॉल की तरफ चला जाता है। और इसके बाद में ये सेंटर वाला जो न्यूक्लियस है इसे कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। ये इंटाइन से घिरा हुआ सेंटर का न्यूक्लियस क्या कहलाता है? ट्यूब न्यूक्लियस। मेटाबॉलिकली अगर देखा जाए तो ट्यूब न्यूक्लियस है वो मोर एक्टिव होता है जनरेटिव न्यूक्लियस की तुलना में, क्योंकि ट्यूब न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ का जो साइटोप्लाज्म है उसकी मात्रा है वो ज़्यादा है और यहाँ पे आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स है, ये सारे गोल्जी बॉडीज है, इनकी संख्या ये ज़्यादा होती है। यानी कि ये साइटोप्लाज्म डेंस होता है मेटाबॉलिकली, वेजिटेटिव जनरेटिव सेल के साइटोप्लाज्म मोर एक्टिव होता है। इसके बाद में ये दूसरा जो न्यूक्लियस है, जब एक वॉल के द्वारा ये आपके जनरेटिव सेल बनती है और इसे जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। अब आपके जैसे ये जनरेटिव न्यूक्लियस वॉल की तरफ खिसक जाता है, इसके बाद में इसका शेप थोड़ा इलोंगेट हो जाता है। ये इस वॉल से जुड़ने के बाद ये थोड़ा लंबवत हो जाता है। इसके ये आपके बन गई जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल है उसका इस वॉल से अटैचमेंट होता है। ये वॉल अभी ये है, ये धीरे धीरे लंबी हो जाएगी, इस शेप में हो जाएगी। तो ये जनरेटिव सेल का वॉल से अटैचमेंट हो गया और ये आपका ट्यूब न्यूक्लियस सेंटर में है। तो यहाँ तक अपन देखते हैं कि ये कायिक व जनन कोशिकाओं का निर्माण है वो हो चुका है। अब देखिए ये कार्य जो है वो लगभग सभी एंजियोस्पर्म प्लांट में एंथर के अंदर ही रहता है और मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर इस टू सेल्ड स्टेज के अंदर एंथर का डेhiscence होता है। एंथर जो होती है जिसमें आपके एंडोथीसियल की जो सेल्स होती है, एंडोथीसियम सेल्स जो होती है हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है और उसके अंदर स्टोमियम जो होता है अंदर की ओर, उसके द्वारा एंथर का डेhiscence होता है, जिससे कि ये सारे पोलन ग्रेन है वो बाहर आते हैं। तो अब ये जो माइक्रोस्पोर जो जर्मिनेशन के पश्चात ये टू सेल्ड स्टेज का है, इसको अपन कहेंगे पोलन ग्रेन कहेंगे। और मोस्ट ऑफ केस में इसमें डेhiscence होता है, लेकिन कुछ केस के अंदर 30+ % एंजियोस्पर्म में इसके अंदर जो नेक्स्ट डिवीजन है जनरेटिव सेल में, नेक्स्ट जो डिवीजन है वो भी पोलन ग्रेन पोलन सेक के अंदर ही रहते हुए होता है, यानी कि 3 सेल्ड स्टेज में डेhiscence होता है। तो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं नर युग्मकों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। ये सिंपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे भी पूछा जाता है कि एंजियोस्पर्म का जो मेल गैमेटोफाइट है वो हाइडली रिड्यूस्ड होता है और ये 3 सेल्ड का होता है, जिसमें आपके एक वेजिटेटिव सेल है और इसके अलावा आपके दो, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और एक दो आपके मेल गैमेट है। तो जनरेटिव जो सेल है, मेल गैमेट का निर्माण कहाँ से होगा? जनरेटिव सेल से, इसे अपन नर जनन कोशिका कहते हैं। तो जनन कोशिका में देखिए इस स्टेज में इसका डेhiscence होता है और उसके बाद में ये स्टिग्मा पे पहुंचता है पॉलिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा और उसके बाद फर्दर जो प्रोसेस होती है वो स्टिग्मा पे होती है। आपको हमने बताया था कि टेपेटम की कोशिकाओं से कुछ प्रोटीन्स का निर्माण होता है, जैसे ट्रेफाइन वगैरह जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुंचता है तो ये प्रोटीन रिकॉग्निशन का कार्य करती है कि वो स्टिग्मा है वो कॉम्पिटिबल है या इनकॉम्पिटिबल है। यदि कॉम्पिटिबल है तो वो पोलन ग्रेन जो है वो फर्दर वहाँ पे जर्मिनेट होता है। अब जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन में क्या होगा कि ये जो एग्जाइन है, जहाँ एग्जाइन रिड्यूस है वहाँ पे जर्म पोर है। इस जर्म पोर के थ्रू सबसे पहले ये पूरी जो कायिक कोशिका है, वेजिटेटिव सेल है या ट्यूब सेल कहते हैं इसे, इसका न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म के साथ सबसे आगे एक ट्यूब के रूप में बाहर निकलेगा जर्म पोर के थ्रू और इसका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। ये अपन आगे देखेंगे किस प्रकार से होता है। जैसे ये स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा और ये स्टाइल है, स्टाइल में सेंटर में ल्यूमेन है, तो ये पोलन ग्रेन है जैसे आगे जर्मिनेट होता है तो पोलन ग्रेन की जो
वेजिटेटिव सेल जर्म पोर के थ्रू ये पूरी इंटाइन जो होती है, ये इंटाइन समेत जो वेजिटेटिव सेल है इसका जर्म ट्यूब पोलर ट्यूब बनता है, जिसमें ट्यूब न्यूक्लियस है वो सबसे आगे मूव करता है और इसमें जो डेंस साइटोप्लाज्म जिसमें आपके डिक्टियोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, जो ऊर्जा ज्यादा है साइटोप्लाज्म में, ये सबसे इसके टिप पे आ जाता है और इसके बाद में ये प्रक्रिया होने के पश्चात जो है ये जनरेटिव जो सेल है, जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है इसमें डिवीजन होता है और ये डिवीजन होने के पश्चात इस प्रकार से दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और ये दोनों हैप्लॉइड जो न्यूक्लियाई है इसे मेल गैमेट के नाम से जानते हैं या उसे स्पर्म कहते हैं। तो ये जैसे कंडीशन है, ये स्टिग्मा पे जर्मिनेशन की है, तो यहाँ पे ये पोलर ट्यूब बन गई है और इस पोलर ट्यूब जो है ये देखिए यहाँ पे ये जनरेटिव सेल डिवाइड हुए, ये एक सेल है तो ये दो न्यूक्लियर बनके डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल है। इसके बाद में ये जैसे ही स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो गया तो पूरी इंटाइन जो है वो जर्म पोर के थ्रू जो है वो ये पोलर ट्यूब का निर्माण, परागतंत्रिका का निर्माण यहाँ हो रहा है और इसमें पूरा जो साइटोप्लाज्म है, जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है वो और उसका न्यूक्लियस सबसे आगे मूव करते हैं और उसके पश्चात जैसे पोलर ट्यूब बन जाती है उसके पश्चात आपके जनरेटिव न्यूक्लियस में डिवीजन होता है और दो स्पर्म न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। इसे स्पर्म न्यूक्लियाई या मेल गैमेट्स के नाम से जाना जाता है और ये पीछे पीछे रन करते हैं। अब इस मेल स्पर्म यानी मेल गैमेट जो दो हैं इसमें भी थोड़ा सा फर्क है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो आगे वाला जो मेल गैमेट है ये मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव होता है पीछे वाले की तुलना में, तो ये आगे चलता है और एक पीछे चलता है और उसके बाद में पोलर ट्यूब की ग्रोथ होती रहती है। अब जो ट्यूब न्यूक्लियस जो है पोलर ट्यूब के टिप पे जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ये ट्यूब न्यूक्लियस थोड़े समय के बाद में ये रेस्ट उसका डिजेनरेशन हो जाता है और उसका पूरा जो डेंस साइटोप्लाज्म है वो उसके टिप पे आ जाता है और यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे पोलर ट्यूब की ग्रोथ है वो केवल टिप रीजन पे होती है, बीच में कहीं नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये पोलर ट्यूब आगे बढ़ती रहती है, उसके पीछे पीछे दो मेल गैमेट पीछे पीछे रन करते हैं और इसके बाद में ये जो पूरे जो आपके स्टिग्मा पे जर्मिनेशन होने के बाद ये पोलर ट्यूब बनेगी और फिर ये आपके जैसे ये ओवरी है, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा में क्या आपके ओव्यूल लगे हुए हैं और ये पोलर ट्यूब इस ओव्यूल में प्रवेश करती है। अब इसमें आपके जैसे ही प्रवेश कर जाएगी तो ये पोलर ट्यूब है वो लगभग प्रवेश करते ही ब्रस्ट हो जाती है और उसके बाद में दोनों मेल गैमेट है वो एग एपरेटस के अंदर डिस्चार्ज किए जाते हैं, जिसमें साई कोशिका जो होती है एग एपरेटस के सिनर्जिड्स उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब इसके अंदर जो आगे वाला मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट सबसे पहले एग से फर्टिलाइजेशन होता है जिसे सिन गैमी करते हैं और जाइगोट का निर्माण होता है, जबकि पीछे वाला जो मेल गैमेट है इस पर में ये आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ फ्यूज होकर के ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों इस प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपके संपन्न होती है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो आपके नर युग्मकों का कैसे बनना है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट कैसे बनते हैं और इस प्रकार से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होते हैं। तो आपको हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। इसमें ये एक तो ये है कि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन है वो टू सेल्ड स्टेज यानी बाई सेलुलर स्टेज के अंदर ही उसका पॉलिनेशन होता है और स्टिग्मा पर पहुंचता है। आगे का जो प्रोसेस है यानी कि पोलन ट्यूब का निर्माण होना और नर युग्मकों का बनना ये स्टिग्मा पे पहुंचने के पश्चात होता है। दूसरी बात, एक माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन में थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है जब अपन परागकण नाम देते हैं। तो माइक्रोस्पोर है वो लघु बीजाणु है जिसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और जैसे ये माइक्रोस्पोर जर्मिनेशन के द्वारा वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बना देता है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, तो ये जर्मिनेटिंग पोलन माइक्रोस्पोर कहलाता है और ये पॉलिनेशन के समय ये आपके स्टिग्मा तक पहुंचता है। इसे ही परागकण कहते हैं, पोलन ग्रेन इसे ही कहते हैं। तो पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु में अंतर आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन ये है कि जो स्पर्म न्यूक्लियाई या मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो किस कोशिका से होता है, तो वो जनन कोशिका या जनरेटिव सेल से होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इसके अलावा देखिए इससे संबंधित पैलाइनोलॉजी जो होती है इसे परागण विज्ञान कहते हैं। इसके बारे में हमने आपको पहले बताया है कि पैलाइनोलॉजी के अंदर भी आपके पोलन ग्रेन की जो एग्जाइन होती है, बाह्य होती है जिसमें स्पोरोपोलेनिन और ये पदार्थ पाए जाते हैं, उनका स्टडी किया जाता है। और पैलाइनोलॉजी का जो स्कोप है वो आपके पेट्रोलॉजी है, जियोलॉजी है, इवन हिस्ट्री है, पैलियोबॉटनी है, उसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो उससे पैलाइनोलॉजी या परागण विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसके अलावा
एक ये एनपीसी सिस्टम होता है माइक्रोस्पोर में। एनपीसी का मतलब होता है नंबर, पोजीशन एंड कैरेक्टर। कोई भी लघु बीजाणु है उसके संख्या कितनी है, उसकी पोजीशन कितनी है और उसके कैरेक्टर्स क्या है, ये एनपीसी सिस्टम कहलाता है क्लासिफिकेशन में। और स्पोर कॉलोनी के बारे में हमने आपको बता दिया है। और लास्ट में ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है माइक्रोस्पोर से। इसकी रिवर्स प्रैक्टिकली अगर एस्पेक्ट देखा जाए तो इसमें एम्ब्रियोइड्स जो है गुआ एंड माइसरी ने 1964 में गुआ एंड माइसरी जो है इन्होंने डेटुरा इनोक्सिया के अंदर माइक्रोस्पोर यानी या पोलन ग्रेन है जर्मिनेटिव माइक्रोस्पोर, उनके द्वारा टिश्यू कल्चर मीडियम के अंदर उनसे डायरेक्ट ही एम्ब्रियो का निर्माण किया है। यानी बिना जाइगोट के एम्ब्रियो बनाए, बिना जाइगोट के ही डायरेक्ट हैप्लॉइड सेल से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया उन्होंने। उन्हें आपके एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कहते हैं, एम्ब्रियोइड के नाम से भ्रूणाभ कहते हैं, नर, उसका भी काफ़ी रोल है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, और उससे पहले फीमेल आपके नर युग्मकोद् विध क्या, ये तो अपन ने स्टडी कर लिया है। इसके बाद में अपन फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में स्टडी करेंगे।